हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू डिज़ायर टेल्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। सो बेसिकली हम बात कर रहे थे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे और कब कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैसे और किन किन आर्टिकल्स में ऐड हुए। तो बेसिकली हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 1 to 51 की। तो हम बात करने जा रहे हैं आज आर्टिकल 52 to 151 के बारे में। कहते हैं जमीन और जायदाद के झगड़े कभी सुलझा नहीं करते, हमेशा बढ़ जाया करते हैं। जमींदारी सिस्टम पे जब डिस्कशन असेंबली में बहुत दिनों तक चली तो लास्टली ये डिसाइड हुआ दैट गवर्नमेंट मे टेक land or property after paying proper compensation to the owner for the betterment or better facility of public। जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे बात हो रही थी और उसके रूल्स डिफाइन किए गए थे तो आगे जाके बात लैंड रिफॉर्म्स पे हुई। बात हुआ कि एक देश को प्रॉपर मैनर में चलाने के लिए लोगों को यूनिटी के साथ साथ एक ग्रुप में भी रहना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि हम अपने कंट्री के और स्टेट्स के बाउंड्रीज को क्लियरली डिफाइन करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। That's why it got decided that Indian population will be governed and politicians under 3 pillars. First, the federal, जिसका मतलब है the union. Second, the provincial, जिसे हम the states कहते हैं, और लास्ट the concurrent, इसका मतलब है मिली जुली। और साथ ही ये भी ज़रूरी है that we need money to run the various channels. So it got decided that taxes will be taken to run the various channels through central government. हर पिलर के अपने रूलिंग फील्ड, टैक्स कलेक्शन फील्ड और रूलिंग कल्चर डिफाइंड हुए। आर्टिकल 52 to 151 में सबसे पहले ऐड हुआ द यूनियन, उसके ड्यूटीज के लिस्ट, लिमिटेशन, बाउंड्रीज, एरिया ऑफ कल्चर एटसेट्रा। सो द सेंटर लिस्ट ऑफ ड्यूटीज और टैक्स कलेक्शन फील्ड में इंक्लूड हुए डिफेंस, द आर्म्ड फोर्सेस, फॉरेन रिलेशंस एंड फॉरेन ट्रेड, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवेज, शिपिंग, एयर सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेट्रोलियम, सेंट्रल लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी and Aligarh Muslim University and similar institutions making in all 74 items। फिर the states list में include हुए law and order, police, jails, health, disposal of dead, farming, irrigation and water supply, fisheries, land, forests, agricultural inputs and all the taxes incurred of these like toll, local government, education, etc. in all 57 items। और फिर दी कॉन्क्यूरेंट लिस्ट मतलब मिली जुली, उस लिस्ट में ऐड हुए क्राइम एंड पनिशमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, न्यूज़पेपर, बुक्स, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन, मोटर व्हीकल्स, मेंटल असाइलम्स, पॉइजन एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, treatment of animals, census, etc. in all 36 items which also include boilers। तो सबसे पहले द यूनियन के अंडर आर्टिकल 55 में ऐड हुआ द प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन अलॉन्ग विद द टर्म सर्व्ड। और फिर जब हम बात करते हैं द यूनियन की तो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। तो ये डिसाइड हुआ दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और साथ ही फिर प्रेसिडेंट के पावर और रूल्स भी तय किए गए। आर्टिकल 52 to 62 में ऐड हुआ अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पावर इनटू यूनियन, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, ओथ एटसेट्रा। आर्टिकल 55 में ऐड हुआ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 56 में ऐड हुआ टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट, देन आर्टिकल 63 to 70 में ऐड हुआ ऑल द मैटर रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट, देन आर्टिकल 71 to 78 में ऐड हुआ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट इन अदर्स इलेक्शन ऑफ आवर कंट्री,
जैसे आर्टिकल 75 विच एम्पावर्स द प्रेसिडेंट रोल टू अपॉइंट इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। फिर बात उठी दैट हाउ इलेक्टोरेट्स विल हैंडल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बेसिकली मीन्स हाउ पार्लियामेंट हाउस विल वर्क। तो सबकी सहमति से ये डिसाइड हुआ दैट देयर विल बी 2 हाउसेस इन इंडिया। बेसिकली इंडिया विल इम्प्लीमेंट बाई-कैमरल पार्लियामेंट सिस्टम। फर्स्ट विल बी राज्य सभा, that is Council of States, and second will be Lok Sabha, House of People. Articles 79 to 100 में ऐड हुआ all the details about Parliament House, composition of the House of People, tenure, qualification, Speaker of the House, then President power to address to the House, etc. जैसे Article 80 which tells about the number of seats of Rajya Sabha, Article 81 specifies the number of seats of Lok Sabha, Article 88 tells the rights of the minister as respect to the House officer of parliaments, and Article 93 specifies about the Speaker and Deputy Speaker of the House of the People. इसी बीच एक बहुत वैल्यूएबल बात पर डिस्कशन उठी दैट कैन अ प्रेसिडेंट बी इलेक्टेड फॉर 1 more time, as like in America a president can be elected 2 times, in Switzerland no president can be elected more than 1 time, and many more. So Article 57 tells that a person who holds or who has held office as president can be elected 1 more time. After all this, few important topics were left that yet to be discussed. First of all, that who and how law and judiciary will be handled in our country. So सबने आपस में बात करके ये डिसाइड किया that politicians भी कभी गलत हो सकते हैं. So it would be better that we will keep law separate from politics. So lastly ये डिसाइड हुआ that law and judiciary system will be directly handled by the President of India. The President will be the formal head of the executive, legislature and judiciary of India, and is also the commander-in-chief of the Indian Armed Forces. सारे decisions जैसे selection of judge, चीफ जस्टिस अपॉइंट करना या फिर किसी कोर्ट के लिए गए डिसीजन में कोई चेंजेस लाना, ये सारे के सारे डिसीजन सिर्फ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ले सकते हैं. आर्टिकल 124 में ऐड हुआ द इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 126 टेल्स अबाउट द सिलेक्शन ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस. आर्टिकल्स 124 टू 147 में ऐड हुए सारे पॉइंट्स जैसे कि सैलरीज ऑफ द जज, सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, jurisdiction of the courts, and then leave, review of the judgment made by Supreme Court or High Court, officers, servants of the Supreme Court, etc. अब नेक्स्ट डिस्कशन का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, that exactly what will be the relationship between the center and the state and exactly how powerful the center should be. इस बात पे सबसे बड़ी चिंता थी कि what if the center is made too strong, then center may put each time stand between the state's decision, or what if the constitution doesn't give sufficient importance to village. और किसी किसी का कहना था कि जब भी मेजर राइट्स स्टेट को दिए गए हैं then always country came into the situation of dividing. और एक बात कि whether the center has the right to dismiss the state government and establish central rule. इसी डिस्कशन पे डॉक्टर अंबेडकर ने असेंबली से कहा that the center will hopefully issue warning first in case of problem, and if then also action required, center may issue re-election in that particular state. इस पे पूरे असेंबली को कुछ दिनों तक अच्छे से सोचने का टाइम दिया गया और नेक्स्ट असेंबली मीटिंग में अपने ओपिनियंस को रखने कहा गया. इसी बीच बात उठी कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पे. द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिवन द पावर टू ऑडिट the receipts and expenditure of the government of India and state of government, including all the autonomous bodies and corporations substantially financed by the governments. इसका मतलब
जो भी सेंटर या स्टेट खर्चा करते हैं अपने ऊपर, कैग के ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे रिसिप्ट्स को रिव्यू करें और ऑडिट प्रिपेयर करें। आर्टिकल 148 टू 151 में ऐड हुआ कैग के रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स के बारे में, जैसे आर्टिकल 149 स्पेसिफाइज अबाउट द ड्यूटीज ऑफ कैग, आर्टिकल 150 टेल्स अबाउट द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट, एंड आर्टिकल 151 स्पेसिफाइज अबाउट द ऑडिट रिपोर्ट्स। सो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। हमने आज आर्टिकल 52 टू 151 के बारे में डिस्कस किया। मिलते हैं अब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो में, जिसमें मैं आगे और आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करूंगी। आई होप आप सबको ये कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो पसंद आ रहा होगा। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन माई वीडियो। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देने की। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, ताकि और भी आगे आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोस या और भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। टिल देन, नमस्ते, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।